बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें। आज 28 नवंबर है, अहम दिन है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आखिरी दिन और आज उनका आखिरी दिन। अपना टेन्योर पूरा करेंगे। दूसरा टेन्योर, एक्सटेंशन वाला टेन्योर भी 3 साल का पूरा हुआ और कल वो कमांड दे देंगे नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को और इस तरीके से वो साबिक कहलाएंगे। आज ही रात उनका कोई अलविदाई खाना होगा और आज के बाद वो वर्दी नहीं पहन सकेंगे और जिस वर्दी के ताकत पर, जिस वर्दी के बलबूते पर, जिस इदारे के बलबूते पर उन्होंने पिछले 7-8 महीने जो कुछ भी किया, अब वो वर्दी उनसे ले ली जाएगी वापस। आज रात के बाद वो वर्दी नहीं पहन सकेंगे। वर्दी की एक इज्जत होती है, असमत होती है, शान होती है, उसका वकार होता है। उस वर्दी को हम समझते हैं कि उन्होंने मजरूह किया, उस वर्दी के वकार को मजरूह किया। आखिरी इनिंग्स खेल के, आखिरी इनिंग्स में आखिरी 8 महीने मुल्क में जितना भी शोरश बरपा हुआ वो सब का सब, उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है वो बाजवा साहब को जाएगा। तारीख जब भी लिखी जाएगी तो बाजवा साहब को हमेशा इसमें नाकाम लिखा जाएगा, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के रूह रवां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, जिन्होंने ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले किए और उन फैसलों को खामोशी से, खुफिया तरीके से अमल दरामद करवाने की कोशिश भी की और पूरी की पूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स भी कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इससे वाकिफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इससे वाकिफ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इत्तेहादी जमातें जितनी भी हैं वो सब के सब वाकिफ हैं कि किस तरीके से ड्राइंग रूम में बैठ के ये फैसला किया गया और ड्राइंग रूम में बैठ के एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया बजरिया तहरीक अदम एतमाद। और फिर इस दौरान जो साइफर आया, मरासिल आया, उस मरासले ने भी बहुत सारी साजिशी कहानियों को तकवीत दी। ये आखिरी ओवर उनका अगर देखा जाए जनरल बाजवा साहब का, तो वो बहुत ही अच्छा नहीं था, बहुत ही, बल्कि अच्छा नहीं बल्कि इंतहाई बुरा था। उसकी वजह ये थी कि आखिरी 7-8 महीनों में उन्हें अपनी बका के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए आइन को पामाल करना पड़ा, कानून को पामाल करना पड़ा, अदालती अहकामात को पामाल करना पड़ा और उन्हें ऐसे ऐसे काम उनके दौर में हुए कि जो तसव्वुर भी नहीं किए जा सकते थे। सहाफ़ियों पर पाबंदी लगी और सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, सहाफ़ियों को बेलिबास किया गया, सहाफ़ियों के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया गया और इसमें कोई शुबा नहीं कि वो एक मखसूस अंदाज जिस तरीके से था, वो मखसूस अंदाज सिर्फ एक ही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। और उसमें उन किरदारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट हासिल थी, बाजवा साहब की मुकम्मल तौर पे उन किरदारों को सपोर्ट हासिल थी। सहाफ़ियों पे बेशुमार मुकदमात दर्ज किए गए और मुल्क के दूर दराज इलाकों में मुकदमात दर्ज किए गए और जिस तरीके से मुकदमात दर्ज किए गए पुरअसरार तरीके से, उससे भी तमाम के तमाम हमारे दानिश्वर अहले दानिश वाकिफ हैं कि वो कौन करवाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे किरदार अब सामने आएंगे कि किस तरीके से अरशद शीर साहब पे साबिर शाकिर, डॉक्टर मोईद, समी इब्राहिम, जमील फारूकी, डॉक्टर शहबाज गिल, अम्माद यूसुफ, सलमान इकबाल, खाबर घुम्मन, अदील राजा और आजम सवाती, इन पे जितने भी मुकदमात दर्ज हुए, किस तरीके से हुए, उनका पैटर्न क्या था, वो सारे का सारा सामने आ जाएगा। क्योंकि एक इदारे का तकद्दुस था, इदारे का वकार था और एक वर्दी की शान होती है, वर्दी का वकार होता है। उसकी वजह से बहुत से लोग खामोश थे और बाजवा साहब जो हैं उस वर्दी के पीछे, उस इदारे के पीछे उनकी वो वर्दी एक ढाल बनाई हुई थी और इदारा भी इदारे को भी उन्होंने ढाल बनाया हुआ था। इसलिए जो भी बात की जाती थी तो फौरन कहा जाता था ये तो सडिशन है, ये तो बगावत है, ये तो कौमी सलामती के खिलाफ है, ये तो इदारों के खिलाफ है, ये तो एक बगावत की जा रही है, गद्दारी के मुकदमात, ये सब कुछ किया जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ और परवेज मुशर्रफ साहब ने भी बहुत कोशिश की थी कि वो ताहयात बावर्दी सदर रहें,
تاحیات باوردی صدر رہیں اور ان کو اقتدار سے نہ نکالا جائے، لیکن ان کا اقتدار بھی اسی طریقے سے ختم ہوا تھا۔ انہوں نے بھی NRO 1 دیا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اقتدار پہ آئے اور انہوں نے کک آؤٹ کر دیا تھا، پرویز مشرف صاحب کو ایوان صدر سے فارغ کر دیا تھا اور انہیں قبل از وقت استعفیٰ دینا پڑا تھا، ورنہ ان کو مواخذے کی تحریک کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہی کچھ باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا۔ باجوہ صاحب نے بھی اپنے اصولوں کو توڑا اور ایک اور ایکسٹینشن کی کوشش کی، اور اس ایکسٹینشن کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان، متحدہ قومی موومنٹ، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ معاملات طے کیے، اور اقتدار تحریک عدم اعتماد کی صورت میں یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ نہ ہی ان کی نواز شریف صاحب سے بنی۔ نواز شریف صاحب نے ان کو وزیر اعظم بنایا اور انہیں ڈان لیگ سے متعلق ٹویٹ واپس لینے کا حکم دیا۔ نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو ڈان لیگ سے متعلق ٹویٹ واپس لینے کا حکم دیا اور انہیں ٹویٹ واپس لینا پڑا۔ اس وقت DGISPR میجر جنرل آصف غفور صاحب تھے، اور وہ بہت ہی فوج کے اندر اس وقت بہت زیادہ بے چینی پائی گئی تھی کہ یہ کیا ہوا، لیکن باجوہ صاحب نے وہ ٹویٹ واپس لینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب سے تعلقات ان کے کشیدہ ہونا شروع ہو گئے، اور پھر پاناما ہوا، اور پاناما میں باجوہ صاحب نے بالکل کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی، اور اس کے باوجود کہ وہ کہتے رہے کہ بریگیڈیئر ISI، بریگیڈیئر MI، ان کو آپ اپنا کنٹرول کریں، باقی چیزوں کو میں سنبھال لوں گا، لیکن باجوہ صاحب کے دل اور دماغ میں ڈان لیگز کی واپسی، ٹویٹس کی واپسی جو تھی وہ گھر کر چکی تھی، لہٰذا وہ انہیں پاناما میں کوئی رعایت نہ دلوا سکے، اور اس طریقے سے نواز شریف صاحب سے تعلقات خراب ہوئے۔ دوسری ایکسٹینشن ہوئی، دوسری ایکسٹینشن میں عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات ان کے ہوئے، اور جس طریقے سے پہلی اپائنٹمنٹ ہوئی وہ بھی ریکارڈ پہ ہے، جس طریقے سے دوسری ایکسٹینشن ہوئی وہ بھی ریکارڈ پہ ہے، اور اس کے لیے بھی منورنگ کی گئی، مینپولیشن کی گئی۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ باہر آئیں گی۔ دوسرا دور جب ہوا، ایکسٹینشن ہوئی، ایکسٹینشن سے پہلے دھرنا مولانا فضل الرحمان سے لے کے آئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات کی، ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوئی، طویل ترین ملاقات، اور ڈنر سے صبح تک یہ ملاقات جاری رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے غفور حیدری صاحب شامل تھے، اور جناب سابق وزیر اعلیٰ وہ بھی موجود تھے ان کے ساتھ۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور پھر دھرنا آیا۔ دھرنے کے نتیجے میں پھر نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کے باہر نکالا گیا، NRO 2 دیا گیا، NRO 2 کی ابتدا ہوئی، اور پھر ایکسٹینشن کی جب معاملہ آیا تو ایکسٹینشن کا جو آرمی ایکٹ میں غیر مشروط طور پہ مسلم لیگ نواز شریف صاحب نے ان کا حق استعمال کیا اپنا، اور ان کی حمایت کی۔ اس دوران ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب دھرنا آیا کہ مارچ تک ہم آپ کو خوشخبری دیں گے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی جائے گی، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گرائی جا سکی، جس کے بعد تعلقات پھر کشیدہ ہو گئے، اور مسلم لیگ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے ایک بھرپور قسم کی تقریر کی، اور انہوں نے باجوہ صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اس کے بعد وہ تقریر گونجتی رہی۔ پھر کچھ آڈیوز ویڈیوز کا معاملہ آیا، اور آڈیوز ویڈیوز مریم بی بی نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ آڈیوز ویڈیوز ہیں، میں چاہتی نہیں کہ ہم اس حد تک جائیں، لیکن ان کا میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچ چکا تھا، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہوا، اور اس آڈیوز ویڈیوز کے معاملات پتہ نہیں کیا تھے کیا نہیں، لیکن اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کے درمیان دوریاں ہوتی گئیں، اور اس کے بعد پہلا اختلاف جنرل ندیم رضا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنانے پہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جنرل فیض حمید صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب DGISI تھے، جنرل عاصم منیر DGISI تھے۔ انہیں یہ بڑا ہی غلط تاثر ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو تبدیل کیا۔ ان کو تبدیل کروانے میں جنرل باجوہ صاحب بالکل شریک سفر تھے، اور انہوں نے جنرل عاصم منیر کو وہاں سے ہٹوایا، جنرل فیض حمید صاحب کو DGISI لگوایا، اور چونکہ جنرل فیض صاحب DGC بھی رہ چکے تھے، اور عاصم منیر صاحب کو گجرانوالہ بھیجا کور کمانڈر کے طور پہ، اور وہاں پہ وہ دور، یعنی کہ اسلام آباد سے بہت دور ایک گمنام
कोर में। उसके बाद बाजवा साहब के ताल्लुकात जनरल फैज हमीद साहब से भी न बन सके। फिर जनरल फैज हमीद साहब के अपॉइंटमेंट पे इमरान खान साहब से फड्डा हो गया और मौजूदा जनरल नदीम को DGI-SI बनवाया। वो एक तवील दास्तान चलती रही और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। जनरल फैज साहब को कोर कमांडर पेशावर लगाया गया, कोर कमांडर पेशावर से भावलपुर लगाया गया। और लेकिन इस दौरान ताल्लुकात कशीदा से कशीदा, पहले नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तनकीद के जद में रहे बाजवा साहब, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने आड़े हाथों लिया और मरासला पे खूब उनको घुमाया और अभी तक घुमाया जा रहा है। अपने रजीम चेंज जो हुई उसके बाद बाजवा साहब की गिरफ्त बिल्कुल कमजोर से कमजोर होती गई। रजीम चेंज के बाद और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को लाने के बाद बाजवा साहब का ख्याल था कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत खो चुके हैं और जब इनको फारिग किया जाएगा तो कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा इमरान खान साहब का और वो आसानी से अपना अगला स्टेप, अगला कदम उठाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका और पाकिस्तान के अवाम ने पहली बार इस रजीम चेंज को मुस्तरद कर दिया और इमरान खान साहब के बयानिए को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। और इस तरीके से इमरान खान साहब का बयानिया इस हद तक मकबूल हुआ कि फिर जो कुछ भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे ISPR के भी, वो भी सारे के सारे नाकाम हो गए और इमरान खान साहब का तूती बोलने लगा जो अब तक बोल रहा है और वो मकबूलियत की आला मेराज को पहुंच चुके हैं। और बाजवा साहब जो हैं वो कमजोर से कमजोर तर होते गए। आखिरी एफर्ट की गई कि एक्सटेंशन उनको मिल जाए, लेकिन एक्सटेंशन नहीं मिली। फिर बाजवा साहब के इन 6-8 महीनों में सहाफियों को बेलिबास किया गया, सहाफियों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए, बेशुमार मुकदमात दर्ज करवाए गए। उनमें अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ इन्हीं 6-8 महीनों में और बेदर्दी से कत्ल किया गया। टारगेट किलिंग क्लियर हो चुकी है, साबित हो चुकी है। कौन है इसके पीछे, मंसूबा साज कौन है, कहाँ है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं क्योंकि कमीशन अभी तक नहीं बन सका। और इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, उसकी FIR इमरान खान की दर्ज नहीं हुई और उसके बाद उनकी तहकीकात जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही थी वो भी रुकवा दी गई। यानी एक से बढ़कर एक इस तरह के पुरअसरार किस्म के वाकयात और फिर उन मामला का आगे ना बढ़ना, ये चलता रहा। आजम सवाती साहब, फिर नंगी वीडियोस का सिलसिला शुरू हो गया, सियासतदानों की नंगी वीडियोस, सहाफियों को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, उनकी नंगी वीडियोस बनाई गई और उनमें सब के सब जो गिरफ्तार हैं और फिर उनकी पिटाई करवाई गई। अयाज अमीर साहब उनमें शामिल है। किसी सहाफी का नाम अब मैं रिपीट नहीं करता क्योंकि सबके साथ ज्यादती आप नामों से वाकिफ हैं, सब नामों से वाकिफ हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा सानिया अरशद शरीफ साहब का कत्ल है जिसका अभी तक इंसाफ होना बाकी है। आजम सवाती साहब के मामले में तो गलासत की इंतहा कर दी गई और तमाम ज़ाब्ते, अखलाकियात सबको सबोटाज कर दिया गया और उनकी अहलिया की वीडियो जो है वो भेज दी गई उनकी बेटी को। और ये सारी चीज़ें, और अब तक आखिरी दिन यानी कि रिटायरमेंट से एक दिन पहले आजम सवाती पे 13 मुकदमात दर्ज करवाए गए और मामला वही है। लेकिन आजम सवाती साहब भी चुप नहीं हुए, उन्होंने भी ललकारा। इमरान रियाज खान, जमील फारूकी, समी इब्राहिम साहब, डॉक्टर मोईद, ये नाचीज एग्जाइल में बैठा है और ये भी एक अलग दास्तान है पूरी की पूरी। लोग पूछते हैं कि जनाब आप पहले अपने पुरानी बातें, पुराने व्लॉग सुने, पुराने प्रोग्राम देखें और अब देखें। ये एक पूरी दास्तान है और ट्रू स्टोरी है, वो इंशाल्लाह वो भी आने वाली है, ज़रूर आएगी तो फजल खुदा। ये सब कुछ हुआ इन 6-8 महीनों में। तो बाजवा साहब अपनी पसंद के फिर आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे, वो भी नहीं बनवा सके। ना इमरान खान साहब से कुछ मिला, ना नवाज शरीफ साहब से कुछ मिला। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली एक वाज़ेह मैसेज दिया कि एक्सटेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बातें हुई, फिर राहिल शरीफ साहब की जगह जाने की बात हुई, कोई मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी और इनको भी पता चल गया था कि ये हमारे साथ भी सिंसियर नहीं है। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई ईवान सदर में, वहां मामला तय करने की कोशिश की लेकिन मामला तय नहीं हुए। बहरहाल
آج ریٹائر ہو رہے ہیں جی، آج آخری دن ہے، اور آج کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوگا، اور قمر جاوید باجوہ صاحب کا ادارہ جو ایک ڈھال تھی وہ ڈھال ختم ہو جائے گی، وردی جو ایک ڈھال تھی وہ وردی بھی اتر جائے گی، اور آخری دنوں میں ایک بہت بڑا مالیاتی سکینڈل آیا، اس پہ پھر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔